गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबको स्वागत है डी नोबले बीपीएससी पाठशाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि हमने पाचन तंत्र का 2 वीडियो आपको अपलोड कर दिया है, जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो भी पाचन तंत्र के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन और थ्योरी है वो सारा क्वेश्चन हम पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो बना चुके हैं। आज हम पार्ट 3 बनाने जा रहे हैं, ठीक है। और ये पार्ट 3 का जो वीडियो है इसमें पाचन तंत्र में पढ़ना क्या है, तो ये सारा चीज हम पार्ट 2 तक बता दिए हैं। पार्ट 3 अगर कोई भी स्टूडेंट अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर ये 2 वीडियो नहीं देखे तो पहले उस वीडियो को देख ले और तब ये इस वीडियो को आकर देखेंगे तो हर एक चीज समझ में आपको आएगा, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे अपना डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र पढ़ रहे थे। और पाचन तंत्र में हम कहाँ तक बता दिए थे, तो थोड़ा सा एक बात बता देते हैं कि पाचन तंत्र का शुरुआत आपका माउथ से होता है, मुख से होता है। और ये मुख हम पढ़ रहे थे, ठीक है। और मुख में 3 चीज होता है। पहला होता है आपका दांत होता है, दूसरा आपका जिह्वा होता है यानी जीभ बोलते हैं, और तीसरा आपका लाड़ीय ग्रंथि होता है, ठीक है। लाड़ीय ग्रंथि, ये 3 चीज आपके मुख में पाया जाता है, ठीक है। जिसमें दांत का काम हम कल पढ़ चुके थे। दांत के बारे में जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, जो भी दांत के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आपका जो थ्योरी कॉन्सेप्ट जितना भी था, हर एक चीज हम दांत के बारे में पार्ट 2 वीडियो में हम बता चुके हैं। पार्ट 3 का जो वीडियो आज पढ़ेंगे जिह्वा, फिर लाड़ीय ग्रंथि। जब यहाँ हो जाएगा तो मुंह से भोजन आपका भोजन नली में चला जाता है, जिसे हम बोलते हैं ग्रसिका, भोजन नली। और भोजन नली में अगर ये होता है तो भोजन नली में भोजन का होता क्या है, फिर भोजन नली से भोजन आपका कहाँ जाता है, आमाशय यानी पेट के अंदर जाता है, स्टोमक, स्टोमक से छोटी आंत में जाएगा, और छोटी आंत से खाना कहाँ जाता है आपका, जो खाना नहीं पचेगा वो खाना बड़ी आंत में जाएगा, और बड़ी आंत से क्या होगा कि ये खाना एनस के द्वारा आपके शरीर से एक्सक्रीट आउट यानी शरीर से बाहर चला जाता है, ठीक है। तो ये सारे चीज को हमें पढ़ना, इन सारे हमको एक साथ पढ़ेंगे, जिसे हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल कहते हैं, ठीक है। तो हम मुख के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ते हैं जीभ का काम क्या होता है, लाड़ीय ग्रंथि क्या करता है, भोजन नली क्या करेगा, भोजन को, आमाशय भोजन को क्या करेगा, छोटी आंत भोजन को क्या करता है, बड़ी आंत क्या करता है, एनस के द्वारा क्या होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम डायरेक्टली जीभ, क्योंकि हम दांत के बारे में पार्ट 2 वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जीभ के बारे में। टंग यानी जिह्वा, आपका जीभ क्या होता है, जिह्वा के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले याद रखते हैं कि जो जीभ होता है, ये जीभ आपका पूरा 10 सेंटीमीटर लंबा होता है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर इसका लंबाई, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका लंबाई कितना होता है, तो इसका जो लंबाई होता है 10 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो क्या आप अपने जीभ को 10 सेंटीमीटर तक बाहर निकाल सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप अपने जीभ को पूरे 10 सेंटीमीटर बाहर नहीं निकाल सकते हैं। जितना देर तक आ सकता है, मतलब आप 10 सेंटीमीटर जीभ को मुंह से बाहर नहीं निकाल सकते। क्यों, ऐसा रीजन क्या है, तो रीजन होता है कि हमारा एक कंठ के पास एक हड्डी होता है, ठीक है। गर्दन में एक हड्डी होता है जिसका नाम होता है, गर्दन में एक हड्डी होता है जिसका नाम होता है हायोड। क्या नाम होता है, हायोड हड्डी। एक हड्डी के होता है हमारे कंठ के पास जिसको हम बोलते हैं हायोड। और ये हायोड हड्डी क्या करता है कि आपको जीभ को पकड़ के रखता है। हायोड हड्डी किसको पकड़ के रखता है, जीभ को, ताकि आप अपने जीभ को पूरा 10 सेंटीमीटर बाहर ना निकाल सके, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जीभ को कौन सा हड्डी पकड़ के रखता है, तो हायोड हड्डी पकड़ के रखता है। और मान के चले जब आप फांसी, कोई भी इंसान अगर फांसी लगा लेता है तो उसका गर्दन का हायोड हड्डी टूट जाता है, जिससे जीभ उसका बाहर आकर गिर जाता है। तो जब यह हायोड हड्डी टूटेगा तभी आपका जीभ पूरा बाहर आके निकल सकता है, वरना ऐसे नहीं निकल सकता है, ठीक है। तो जीभ का लंबाई 10 सेंटीमीटर होता है, इसे हायोड हड्डी पकड़ के रखता है। और अगर इसमें बात हम करते हैं तो जो हमारा जीभ होता है, ये जीभ पूरा मांस का बना होता है, मांसपेशी ऑर्गन होता है। किसका बना होता है, ये मांस का बना होता है, ठीक है। जीभ में एक भी हड्डी नहीं होता है, जीभ आपका प्योरली मसल्स का बना होता है, इसमें किसी भी प्रकार का हड्डी नहीं होता है। लेकिन जीभ को पकड़ के कौन रखता है, तो हायोड हड्डी पकड़ कर रखता है। और जीभ का आपके मुख में काम क्या होता है, तो सबको पता होगा कि जीभ का कार्य क्या होता है। तो इसका कार्य होता है, यह स्वाद को बताता है। किसको बताता है, स्वाद। यानी कहने का मतलब कि आप जितने प्रकार के भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, उस खाना का टेस्ट ही अलग अलग होता है। यानी कि कौन सा खाना किस टाइप का, नमकीन स्वाद कैसा होता है, नमकीन हो गया, मीठा हो गया, कड़वा हो गया, तीखा हो गया, इन सारी चीजों का जो स्वाद होता है वो सारा स्वाद कौन बताता है, आपका जीभ बताता है। और क्यों बताता है, क्योंकि इस जीभ के ऊपर बहुत सारे स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। क्या होती है, स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। और इसी स्वाद कलिकाएं के कारण क्या होता है कि जीभ आपको क्या बताता है, स्वाद बताता है, ठीक है। और ये सारा स्वाद कलिकाएं जो होती है ये आपके ब्रेन से कनेक्ट होती है। किससे कनेक्ट होती है, आपका ब्रेन से कनेक्ट होती है। तो ये सारा स्वाद कलिकाएं जो होती है ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन लेकर जाती है, और ब्रेन इसे बताता है कि आप किस टाइप का भोजन खाएं, नमकीन खाएं, तीखा खाएं, कड़वा खाएं। ये सारा चीज ब्रेन बताता है स्वाद कलिका को, और स्वाद कलिका को जीभ का स्वाद बता देता है, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं तो जीभ का स्वाद किस भाग में कैसा स्वाद आता है, तो एक फिगर के माध्यम से हम समझते हैं। तो मान के चलिए कि आपका जीभ है, ठीक है। जो जीभ होता है, ये मान के चलिए आपको हम एक जीभ बनाते हैं, ठीक है।
ये जीव, एक सेकेंड, ये आपका जीव हो गया, ठीक है। अब जीव में क्या होता है कि इसका पार्ट होता है, क्या होता है पार्ट, तो देखते हैं अगर इस पार्ट में, तो जो जीव का ये आगे का भाग होता है, ये आगे भाग है, ठीक है। ये आगे का भाग में जो होता है मीठा स्वाद आता है। कैसा स्वाद आता है, मीठा। आप कोई चॉकलेट खाते हैं तो चॉकलेट को आप बीच में रखिएगा, जीभ के बीच में रखेंगे, कोई स्वाद नहीं पता आता कि मीठा या तीखा है, कुछ नहीं पता लगेगा, ठीक है। लेकिन जैसे आप चॉकलेट को सामने यानी जीभ का आगे का भाग में रखेंगे तब आपका मीठा स्वाद आएगा। या आइसक्रीम आप खाते हैं तो आइसक्रीम को जीभ के बीच वाला पार्ट में रखेंगे, अंदर तक तो कुछ स्वाद नहीं आएगा कि आइसक्रीम मीठा या मीठा नहीं है। लेकिन उसी आइसक्रीम को जब आगे के मुंह में रखते हैं, आगे के जीभ पर रखते हैं, तो वो स्वाद क्या बता देता है, मीठा। यानी कहने का मतलब कि जीभ पर जो मीठा का स्वाद आता है, जीभ का कौन सा हिस्सा से होता है, तो आगे का हिस्सा से जीभ पर मीठा स्वाद आता है, ठीक है। और मीठा के बाद अगर आप नमकीन खाते हैं, ठीक है, तो नमकीन का स्वाद कहाँ आता है, तो ये साइड कॉर्नर से। कहाँ होता है, जो साइड में होता है, जीभ का साइड वाला पार्ट होता है, इस साइड पार्ट से कैसा स्वाद आता है, तो नमकीन स्वाद आता है। कैसा स्वाद आता है, नमकीन। अब आप एक टेस्ट कर सकते हैं, आप नमक लिए और नमक को जीभ का आगे का पार्ट में रखते हैं, ये आगे, ठीक है। तो आगे का पार्ट में जब आप जीभ रखते हैं, नमक रखते हैं, तो नमक का स्वाद ही नहीं आएगा कि नमकीन है कि क्या है, ठीक है। लेकिन यही जब नमक को थोड़ा सा और अगर मुंह में चिबाना शुरू करेंगे, यानी मुंह चलाना शुरू करते हैं, जीभ पर नमक रखते हैं, तो नमक जब साइड वाला कॉर्नर के पास जाता है तब वो नमकीन स्वाद में प्रतीत होता है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा कि आगे का भाग में मीठा, साइड का पार्ट में नमकीन, और ये जो बीच वाला पार्ट होता है, ये यहाँ पे खट्टा स्वाद आता है। कैसा स्वाद आता है, खट्टा। आप कोई भी खट्टा चीज खाते हैं तो खट्टा चीज खाएंगे तो वो क्या होगा, स्वाद आपको कहाँ मिलेगा, जीभ का बीच वाला भाग में। आप जैसे इमली खाते हैं तो इमली को आप जीभ के आगे वाला पार्ट में रखेंगे, कोई स्वाद नहीं है कि खट्टा है कि क्या। लेकिन जब उसको खाना शुरू करते हैं तो जैसे जीभ का बीच वाला पार्ट में जाता है तो आपको इमली या कोई भी खट्टा चीज आपको खट्टा प्रतीत होने लगता है, ठीक है। और जब हम इधर के पार्ट में जाते हैं, यहाँ पर जाते हैं, तो यहाँ पे कड़वा स्वाद आता है। कड़वा, जैसे आप कोई दवा वगैरह खाते हैं तो आप कितनों कड़वा दवा को जीभ का आगे का पार्ट में रखेंगे, स्वाद ही नहीं आएगा, क्योंकि आगे का पार्ट में कैसा स्वाद आता है, मीठा स्वाद आता है। तो जीभ में कड़वा स्वाद, जैसे आप दवा खाते हैं तो दवा जब घोटना शुरू करते हैं तो घोटने के बाद उसका कड़वाहट पता लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा स्वाद आता है, आपका कड़वा स्वाद आता है। उसके बाद सबसे लास्ट वाला हिस्सा अगर जीभ का देखा जाए, कि सबसे लास्ट पार्ट जो होता है ये अंतिम पार्ट होता है, ठीक है। और इसमें कैसा होता है, तो जो आप प्याज खाते हैं, लहसुन खाते हैं, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, अदरक हो गया, अदरक खाते हैं आप लोग तो अदरक हो गया, प्लस तीखा अगर देखा जाए तो तीखा वगैरह का स्वाद जो होता है ये जीभ का सबसे लास्ट हिस्सा में आता है। आप मिर्ची को आगे का पार्ट में रखिएगा, कभी स्वाद नहीं आएगा, उसमें कभी तीखापन आपको महसूस ही नहीं होगा, ठीक है। तो इन सब का महसूस होना कहाँ होता है, जीभ का सबसे अंतिम भाग में। कड़वा भाग यहाँ, खट्टा यहाँ, नमकीन यहाँ और मीठा यहाँ। अब आप कहेंगे कि जीभ पे ऐसा क्या हो गया कि ये सब अलग अलग पार्ट में अलग अलग आपको स्वाद बता रहा है। तो जीभ में स्वाद बताने के लिए क्या होता है कि जीभ के ऊपर बहुत सारे पैपिला पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, आपका पैपिला पाया जाता है, छोटा छोटा प्रकार में। ऐसे आप अपने जीभ में जब आप ब्रश करते हैं, जब जीभ ही करते हैं, तो आपको जीभ पर पूरा गाढ़ा नुमा संरचना दिखाई देता है। जीभ में लगता है कि कुछ गाढ़ा गाढ़ा संरचना है जीभ के ऊपर, और वो जो गाढ़ा नुमा संरचना होता है वो होता है टेस्टिंग बर्ड होता है, जो पैपिला कहलाता है। क्या कहलाता है, पैपिला। जब आप अपने जीभ को देखेंगे, आईना में देखेंगे, तो आपके जीभ के ऊपर गड्ढा दिखाई देता है, ठीक है। और ये गड्ढा वाला पार्ट जो होता है इसे हम बोलते हैं पैपिला। ये उभरी हुई संरचना है, उभरी हुई संरचना। और इस उभरी हुई संरचना को क्या कहा जाता है, इस संरचना को कहा जाता है पैपिला। क्या बोला जाता है, पैपिला। और पैपिला क्या होता है, तो ये टेस्टिंग बर्ड होता है, यानी ये हमें स्वाद का पता लगाता है। तो जीभ पर स्वाद का पता लगाने वालों को क्या बोलते हैं, पैपिला। और ये पैपिला जब आप जीभ को देखेंगे तो उसमें हल्का हल्का गड्ढा दिखाई देता है, और इसी गड्ढा को हम पैपिला कहते हैं। और यही पैपिला हमें क्या बताती है, स्वाद बताती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपको। तो जीभ का एक ही काम है, मतलब हम पाचन तंत्र में अगर देखते हैं जीभ का काम, तो एक ही काम होता है, वो आपको स्वाद बताएगा, ठीक है। उसके बाद जब दांत और जीभ का काम हो जाता है तो मुख में ही क्या पाया जाता है, आपका लारीय ग्रंथि होता है, ठीक है। और ये लारीय ग्रंथि जो होता है ये क्या करता है कि आपके मुंह में सलाइवा का निर्माण करता है, लार का निर्माण करता है। और लार का निर्माण करता है तो लार का काम क्या होता है कि सबसे पहले तो आपको मुंह को सूखने नहीं देगा, और दूसरा कि वो आपको पाचन की क्रिया में सहायक करता है, ठीक है। तो मुख में ही तीन चीज होता है, अगर हम पढ़ते हैं तो मुख, ठीक है, मुख, और मुख में तीन चीज, पहला दांत हो गया, तो दांत के बारे में पढ़ लिए, दूसरा आपका जीभ हो गया, और तीसरा आपका क्या हो गया, लारीय ग्रंथि। तो हम दो चीज के बारे में पढ़ लिए हैं, दो चीज पढ़ लिए, क्या, दांत और जीभ का काम पढ़ लिए। आज हम फिर पढ़ते हैं नेक्स्ट में लारीय ग्रंथि। तो हेडिंग क्या डालेंगे, लारीय ग्रंथि यानी सलाइवरी ग्लैंड। क्या पढ़ेंगे हम लोग, सलाइवरी ग्लैंड, लारीय ग्रंथि,
ठीक है। अब लारीय ग्रंथि क्या होता है, तो सबसे पहले समझते हैं कि जो लारीय ग्रंथि होता है कहाँ पाया जाता है। तो डायरेक्ट से सिंपल सी आंसर है कि लारीय ग्रंथि मुख में पाया जाता है। अब ये लारीय ग्रंथि जो होता है हमारे मुख में कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो लारीय ग्रंथि हमारे मुख में जो होता है 3 टाइप के होते हैं, जोड़ा में होता है, ठीक है। ये 3 जोड़ा में होता है। लारीय ग्रंथि मुख में कितने जोड़े में होते हैं, 3 जोड़े में होते हैं, ठीक है ना, 3 जोड़े में होता है, ठीक है। लारीय ग्रंथि कितने जोड़े में होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, यानी तीनों जहां होगा वो 2 टाइप, 2 जगह 2 होगा, ठीक है। जैसे कि जहां मान के चलिए 1 हो गया, तो कान के पास कोई ग्रंथि है तो 1 और 1 दोनों कान के पास होगा साइड में, तो जोड़ा में होता है। लारीय ग्रंथि किसमें होता है, जोड़ा में। और कितने जोड़े में होते हैं, 3 जोड़े में, ठीक है। और ये तीनों जोड़ा का नाम आपसे अगर पूछा जाए तो सबसे पहला जोड़ा होता है जिसको हम बोलते हैं पैरोटिड लारीय ग्रंथि। पहला क्या होता है, पैरोटिड लारीय ग्रंथि, लारीय ग्रंथि। पैरोटिड लारीय ग्रंथि सबसे पहले पूछा है कि इसका लोकेशन ये होता किसके पास है, तो पैरोटिड जो लारीय ग्रंथि होता है ये कान के पास होता है। कहाँ होता है आपका, तो पहला पॉइंट लिखेंगे कहाँ होता है, तो यह कान के पास होता है। और दूसरा बात ये सबसे बड़ा लारीय ग्रंथि होता है, सबसे बड़ा लिख लेंगे, सबसे बड़ा लारीय ग्रंथि होता है, सबसे बड़ा लारीय ग्रंथि होता है, ठीक है। सबसे बड़ा लारीय ग्रंथि कौन होता है, पैरोटिड होता है। और ये कहाँ होता है, कान के पास। तो कान आपका 2 है तो दोनों कान के पास आपका एक ग्रंथि पैरोटिड वाला होगा, तो ये जोड़ा में हो गया। तो पैरोटिड लारीय ग्रंथि सबसे बड़ा लारीय ग्रंथि होता है। यहाँ से बस यही क्वेश्चन पूछा कि सबसे बड़ा लारीय ग्रंथि पैरोटिड होता क्या है, कान के पास, ठीक है। एक हो गया। दूसरा अगर हम देखते हैं पैरोटिड के बाद, तो दूसरा लिखेंगे सब मैंडिब्यूलर, ठीक है, सब मैंडिब्यूलर, मैंडिब्यूलर नहीं सब लिंगुअल होता है, सब लिंगुअल, सब लिंगुअल लारीय ग्रंथि, ठीक है। सब लिंगुअल लारीय ग्रंथि ये कहाँ होता है, तो सब लिंगुअल लारीय ग्रंथि जो होता है ये कहाँ होता है, तो लिंगुअल जो लारीय ग्रंथि होता है जीभ के नीचे होता है। ये जीभ है, जीभ के नीचे लारीय ग्रंथि होता है। तो ये लिखेंगे कहाँ होता है, तो जीभ के नीचे होता है, जीभ के नीचे होता है, ठीक है। जीभ के नीचे होता है लारीय ग्रंथि। और जीभ के नीचे होता है तो ये क्या होता है, सबसे छोटी लारीय ग्रंथि होती है, सबसे छोटी लारीय ग्रंथि होती है, ठीक है, सबसे छोटी लारीय ग्रंथि, ठीक है। 2 हो गया। तीसरा नंबर का लारीय ग्रंथि होता है जिसको हम बोलते हैं सब मैंडिब्यूलर लारीय ग्रंथि। क्या बोला जाता है, तीसरा बोला जाता है सब मैंडिब्यूलर, सब मैंडिब्यूलर, सब मैंडिब्यूलर लारीय ग्रंथि, ठीक है, लारीय ग्रंथि। सब मैंडिब्यूलर जो लारीय ग्रंथि होता है, सबसे पहला बात इसके बारे में क्या याद रखना है कि देखिए यह आपके मुंह में जो सलाइवा का निर्माण होता है, इन सलाइवा के निर्माण में 75% लार, 75% सलाइवा का निर्माण ये अकेले करता है, ठीक है। और 25% सलाइवा का निर्माण वो दोनों करता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा लारीय ग्रंथि सबसे अधिक सलाइवा का निर्माण करता है, तो आपका सब मैंडिब्यूलर हो गया, ठीक है। ये 75% अकेले सलाइवा का निर्माण करता है। यानी ये जो तीनों ग्रंथि हम देखते हैं मुंह में, जो ग्रंथि होता है लारीय ग्रंथि, ये 3 जोड़ा में होता है। और ये तीनों जोड़ा में जो लारीय ग्रंथि होता है, ये इसका काम क्या होता है, तो आपका मुंह में सलाइवा बनाता रहता है, आपका मुंह कभी सूखता नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपके मुंह में लार बनाने का काम ये तीनों करते रहता है। जिसमें सबसे ज्यादा सलाइवा कौन बनाता है, तो सब मैंडिब्यूलर बनाता है। अब आप कहेंगे कि सर ये जो सलाइवा बन रहा है ये हमारा मुंह में करेंगे क्या, तो करेंगे, इसका काम क्या होता है, तो सबसे पहला बात हम पढ़ते हैं सलाइवा। इन तीनों से क्या बन रहा है, लार बन रहा है। और लार करता क्या है, ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे लार, यानी सलाइवा। अब देखेंगे सलाइवा में होता क्या क्या है, सलाइवा किससे मिलकर बना होता है, ठीक है। तो सलाइवा के बारे में क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो पहला क्वेश्चन आएगा सलाइवा के बारे में कि इसमें ये चिपचिपा होता है, म्यूकस होता है, चिपचिपा होता है, ठीक है। यह एक चिपचिपा पदार्थ है। सलाइवा जो होता है पतला गाढ़ा सा होता है, ठीक है, वैक्स सा होता है, चिपचिपा टाइप का होगा, ठीक है, मतलब ये पानी जैसा नहीं होता, ये चिपचिपा होगा, गाढ़ा होता है, ठीक है, ये म्यूकस होता है। दूसरा की जो सलाइवा होता है, सलाइवा में ये जो होता है 95 से 99% पानी होता है। कितना परसेंट पानी होता है, 95 से 99% पानी होता है। इसलिए जब आपका मुंह वगैरह सूखता है तो आप पानी पीते हैं, क्यों, क्योंकि जब पानी पिएंगे तो सारा ग्रंथि क्या बनाना शुरू करेगा, लार आपके मुंह में बनाना शुरू कर देता है। तो सबसे ज्यादा लार में क्या मिलता है, 95 से 99% पानी मिलता है, ठीक है। फिर आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि जो लार होता है, लार का पीएच मान कितना होता है, पीएच मान पूछेगा। तो पीएच मान जो होता है 6.8 होता है। और 6.8 होता है तो अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा कि उदासीन होगा, ये क्वेश्चन पूछ देता है। तो आप एक याद रखेंगे, पीएच स्केल आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, पीएच स्केल। तो पीएच स्केल होता है 1 से शुरू होता है और 14 पे खत्म हो जाता है, 1 से 14, और बीच में एक 7 होता है। तो 7 तक कोई, पूरे 7 पर कोई मान होता है तो उदासीन कहलाता है,
और 1 से 7.9 तक कोई रहेगा तो कैसा कहलाएगा, अम्लीय कहलाएगा। सॉरी 7 नहीं 6.9, ठीक है। और 6.9 के बाद फिर 7.1 से कोई चालू होकर 14 तक जाएगा तो कैसा कहलाएगा, क्षारीय प्रकृति का कहलाएगा, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। तो आप बताइए कि पीएच मान 6.8 है, यानी 7 से कम है। तो जब 7 से कम रहेगा तो कैसा प्रकृति होगा, अम्लीय। लेकिन क्या ज्यादा अम्लीय होगा कि कम अम्लीय? तो जो हमारा सलाइवा होता है हल्का अम्लीय होता है। कैसा होता है, तो यह हल्का अम्लीय होता है, हल्का अम्लीय होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा सलाइवा का पीएच मान 6.8 कैसा होता है, कैसा प्रकृति का होता है, तो हल्का अम्लीय प्रकृति का होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन अगर इसमें हम देखते हैं तो पीएच मान 6.8 हो गया। अब ये जो सलाइवा होता है एक दिन में कितना बनता है, तो 24 घंटा में देखते हैं हमारा मुंह में सलाइवा जो होता है 24 घंटा में 1 से 1.5 लीटर बनता है। कितना बनता है, 1 से 1.5 लीटर तक बन जाता है, ठीक है। तो सलाइवा का निर्माण हमारे मुंह में एक दिन में कितना होता है, तो 1 से 1.5 लीटर तक होता है, ठीक है। अब ये सलाइवा के अंदर और क्या होता है, तो सलाइवा के अंदर 2 प्रकार के एंजाइम होता है। मेन हेडिंग यही स्टार्टिंग, ये जो होता है मुख्य होता है यानी मेन होता है। तो सलाइवा के अंदर 2 प्रकार के क्या होते हैं, 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, एंजाइम। और 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं जिसका नाम क्या होता है, तो पहला एंजाइम जो होता है इसको हम बोलते हैं टाइलिन एमाइलेज एंजाइम। क्या बोला जाता है, टाइलिन एमाइलेज एंजाइम कहा जाता है, ठीक है, एंजाइम। और इसी को लारिये एमाइलेज एंजाइम भी बोल सकते हैं, टाइलिन एमाइलेज एंजाइम भी बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा एंजाइम जो होता है जिसे हम बोलते हैं लाइसोजाइम एंजाइम। क्या बोला जाता है इसको, लाइसोजाइम एंजाइम। क्या बोला जाता है, लाइसोजाइम एंजाइम कहा जाता है। 2 प्रकार का एंजाइम कहाँ होता है, तो आपके मुख में होता है, ठीक है। तो पहले तो एंजाइम का लोकेशन याद रखना है, क्या कि टाइलिन एमाइलेज एंजाइम कहाँ पाया जाता है, तो मुख में। कौन सी ग्रंथि बनाती है, तो लारिये ग्रंथि बनाती है, ठीक है। और लाइसोजाइम भी कहाँ होता है, आपका मुख में ही होता है, जो सलाइवा के साथ मिले हुए रहते हैं, ठीक है। आप कहेंगे कि सर एंजाइम आया है, तो आपको जब पार्ट 1 वीडियो देखेंगे तो हम आपको बताएंगे कि एंजाइम करता क्या है, ठीक है। तो एंजाइम का काम क्या होता है कि एंजाइम आप जो खाना खाते हैं वो खाना का पाचन कराने का कार्य करता है। तो ऑफ कोर्स आप यहाँ पे पूछ सकते हैं कि सर ये टाइलिन एमाइलेज एंजाइम है तो ये भोजन का पाचन कराएगा, यस कराएगा। और लाइसोजाइम एंजाइम है तो ये भी भोजन का पाचन कराने में सहायक होगा, तो हाँ होगा, ठीक है। तो एंजाइम ये है, तो एंजाइम क्या करेगा, भोजन का पाचन कराएगा। अब आप बताएंगे कि हम 3 प्रकार के खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, तो इन तीनों में से किसका पाचन कराएगा, कितना % कराएगा, ये आपको एग्जाम में पूछेगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टाइलिन एमाइलेज एंजाइम का कार्य, ठीक है। और हेडिंग क्या डालेंगे, टाइलिन एमाइलेज एंजाइम का कार्य क्या होता है, ठीक है, का कार्य। इसका कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य अगर हम देखते हैं टाइलिन एमाइलेज एंजाइम का कार्य, तो हम खाना 3 प्रकार के खाते हैं। एक खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, एक खाते हैं प्रोटीन, एक खाते हैं फैट। इन तीनों से हमें एनर्जी मिलता है, तो ज्यादा मात्रा में इसी को खाना होता है। तो जब हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट खाते हैं तो आप जैसी खाना को मुंह में रखते हैं, ठीक है, तो कौन सा एंजाइम आएगा पचाने के लिए, टाइलिन एमाइलेज एंजाइम आएगा, ठीक है। और ये टाइलिन एमाइलेज एंजाइम किसको पकड़ता है, कार्बोहाइड्रेट को। किसको पकड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट को हम किसके रूप में खाते हैं, तो स्टार्च के रूप में खाते हैं। किसके रूप में, जब हम कार्बोहाइड्रेट को खाते हैं तो किसके फॉर्म में खाते हैं, तो स्टार्च के फॉर्म में। किसके फॉर्म में खाते हैं, स्टार्च, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को हम स्टार्च के फॉर्म में खाते हैं। और जैसे मुंह में आप कार्बोहाइड्रेट को रखते हैं तो कार्बोहाइड्रेट को जैसे स्टार्च के मुंह में स्टार्च के रूप में रखते हैं तो कौन आता है, टाइलिन एमाइलेज एंजाइम आता है। कौन आता है, टाइलिन एमाइलेज एंजाइम, जो मुख में होता है। और यह टाइलिन एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को किस में बदल देता है, माल्टोज में बदल देता है। किसमें बदल देता है, माल्टोज में। लेकिन क्या ये टाइलिन एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को क्या पूर्ण रूप से माल्टोज में बदलता है, तो नहीं। ये कितना % में बदलता है, मात्र 30% में। कितना % में, 30% में। तो मुंह में सबसे पहले किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का। किसके रूप में होता है, तो स्टार्च के रूप में कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, और किसमें टूट जाता है, माल्टोज के रूप में, ठीक है। और कौन सा एंजाइम करता है, तो टाइलिन एमाइलेज एंजाइम करता है। और ये बताइए स्टार्च का पूर्ण पाचन है या आंशिक पाचन है, तो यहाँ पे स्टार्च का क्या है, आंशिक पाचन है। क्या पाचन है, आंशिक पाचन। अभी ये माल्टोज किसमें टूटेगा, ग्लूकोज में। जब नहीं ये जाके कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन होगा, लेकिन क्या है, ग्लूकोज में तोड़ रहा है, तो नहीं तोड़ रहा है। तो यहाँ पे मुख में जो होता है स्टार्च का पाचन माल्टोज में आंशिक रूप से होता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है, क्वेश्चन रहेगा क्या कि मुख में सबसे पहले किस टाइप का भोजन का पाचन होता है। तो किस टाइप का भोजन, तो हम खाते हैं 3 टाइप का भोजन। पहला भोजन क्या खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन और तीसरा फैट। तो मुंह में कौन सा भोजन पहले पचता है,
कार्बोहाइड्रेट। क्या खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। अब आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट आपको कहाँ कहाँ से मिलता है, क्या क्या खाते हैं कि कार्बोहाइड्रेट मिलता है, सब पार्ट 1 में हम बताए हुए हैं। ठीक है, तो जब आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो सबसे पहले पाचन मुंह में इसका शुरू हो जाता है, तो एनर्जी सबसे पहले इसी से मिलेगा। तो आपसे अगर पूछा जाए कि इंस्टेंट एनर्जी के लिए सबसे पहले कौन सा पोषक तत्व खा सकते हैं हम, यानी कि अगर हमारे अंदर एनर्जी नहीं है तो एनर्जी चाहिए, तुरंत एनर्जी चाहिए, तो आप क्या खाएंगे? प्रोटीन खाएंगे, फैट खाएंगे या कार्बोहाइड्रेट खाएंगे? तो आप क्या खाएंगे? कार्बोहाइड्रेट। क्यों? क्योंकि इस कार्बोहाइड्रेट का पाचन सबसे पहले आपका मुंह में शुरू हो जाता है। ठीक है, तो मुख में किस टाइप का भोजन का पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का। सारा क्वेश्चन आप समझ रहे हैं। उसके बाद अगर देखा जाए क्या मुंह में भोजन का जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन पूर्ण रूप से होता है? तो नहीं। कितना परसेंट में होता है? मात्र 30% में। ठीक है, अब देखते हैं आगे। ये जो कार्बोहाइड्रेट हो गया पाचन करा दिया, तो अब दूसरा एंजाइम होता है लाइसोजाइम। कौन सा होता है? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम। अब ये लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है? तो ये एंजाइम का कार्य क्या होता है कि आपका मुंह में जो सलाइवा होता है, तो आप खाना जो खाते हो, खाना में मान के चले कोई बैक्टीरिया, कोई कीट, मतलब बैक्टीरिया वगैरह आप भोजन खा लेते हैं। जैसे कि कोई खाना 2 से 3 दिन का रखा हुआ होता है, कोई इंसान उसे खा लेता है, तो उस खाना पर बैक्टीरिया अगर पनपा होगा तो उस बैक्टीरिया को मारने का काम मुंह में कौन सा एंजाइम करता है? लाइसोजाइम एंजाइम। यानी यह क्या करता है? बैक्टीरिया को मार, कीटाणु लगे भोजन को, कीटाणु लगे भोजन को, ऐसे नहीं लिखेंगे, भोजन में लगे हुए कीटाणु को मारने का कार्य करता है, मारने का कार्य करता है। कहने का मतलब कि ये समझिए कि एक प्रकार का आपका क्या है, तो ये एक प्रकार का भोजन को मारने का कार्य। भोजन में जो कीटाणु होता है, जैसे 3-4 दिन का भोजन है, उस भोजन को आप खा रहे हैं तो उस भोजन में कीटाणु लगा हुआ है, तो उस कीटाणु को मारने का काम कौन करेगा? लाइसोजाइम एंजाइम। वरना ही अगर हमारे शरीर के अंदर जाएगा तो ये इन्फेक्शन कर सकता है। तो एक प्रकार का समझिए कि यह हमारा क्या है, तो सुरक्षित रखने का कार्य कर रहा है। अब कोई मान के चलिए पेन है, इस पेन में बहुत सारा बैक्टीरिया वगैरह लगे होंगे, अब इस पेन को हम मुंह में डाल देते हैं तो इसका बैक्टीरिया हमारे मुंह में जाएगा, और ये अगर शरीर के अंदर जाएगा तो हमें इन्फेक्ट करेगा। तो ये लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है? हर एक बैक्टीरिया को मुंह में मारने का काम करता है। अब ये लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है छोटे बच्चों में ज्यादा मात्रा में दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि छोटा बच्चा को क्या होता है, कोई भी चीज मुंह में जल्दी डाल देता है। अब हर एक चीज को मुंह में डालेगा तो उसका बैक्टीरिया तो शरीर में जाएगा, तो उस बैक्टीरिया को मारने के लिए इसके अंदर लाइसोजाइम एंजाइम बच्चों में क्या कर दिया जाता है? ज्यादा दे दिया जाता है। इसलिए बच्चा देखिएगा हमेशा लाट चुआते रहता है, ये टपकाते रहता है। क्यों टपकाते रहता है? क्योंकि उसके अंदर लाइसोजाइम एंजाइम की मात्रा क्या होता है? ज्यादा होता है, और ये क्या करता है? बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। एक प्रकार का सैनिटाइजर है, समझ जाइए, हमारे मुंह में सैनिटाइजर का काम ये करता है। ठीक है, आप समझते हैं। ये जो लाड़ीय ग्रंथि था, लाड़ीय ग्रंथि का कार्य आपका हो गया। अब हम क्या पढ़ेंगे, तो आपको बताया था कि हमारा खाना कैसे कैसे शरीर में जाता है। तो पहले आपका माउथ से जाता है खाना, मुख से। मुख में क्या होता है? दांत खाना को चिबाएगा, तोड़ेगा, फोड़ेगा, जीभ स्वाद बता देगा। उसके बाद लाड़ीय ग्रंथि जो होगा खाना का पाचन करा देगा। लाड़ीय ग्रंथि से कौन सा एंजाइम निकलेगा? टाइलिन एमाइलेज एंजाइम, और दूसरा लाइसोजाइम एंजाइम। दोनों एंजाइम भोजन का पाचन में सहायक होगा। अब ये पढ़ने के बाद आपका भोजन कहाँ जाएगा? तो ग्रासिका में जाएगा। कहाँ जाएगा? ग्रासिका। ग्रासिका यानी फूड पाइप, यानी भोजन नली। यानी खाना को मुंह में पाचन होने के बाद यहाँ कंठ में एक पाइप लगा होगा जिसे हम बोलते हैं भोजन नली। और ये भोजन नली क्या करता है? तो हेडिंग डालेंगे दूसरा नंबर का पार्ट, जिसे हम बोलते हैं आहार नल का दूसरा अंग क्या होता है? भोजन नली होता है। और इसी को हम फूड पाइप या ग्रासिका कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम? ग्रासिका। और इसका काम क्या होता है ग्रासिका का? तो यह जैसे कि देखिए, ये आपका माउथ हो गया मान के चलिए, और इस माउथ में एक पाइप लगा होता है। क्या लगा होता है? एक पाइप। ठीक है, और इसी पाइप को हम क्या बोलते हैं? भोजन नली बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? भोजन नली या ग्रासिका। और ये भोजन नली क्या करता है? जो आप खाना खाते हैं, इस खाना को ये कहाँ पहुंचा के आता है? तो इस खाना को ये पेट में पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, तो ग्रासिका का मेन काम क्या होता है? यह भोजन को क्या करता है? भोजन को पेट में पहुंचाता है। पेट यानी अमाशय, स्टोमक। ठीक है, अमाशय में पहुंचाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा कि मुंह का खाना पेट में कौन लेकर जाता है? तो फूड पाइप लेकर जाता है, यानी भोजन नली लेकर जाता है। ठीक है ना, ग्रासिका लेकर जाता है। और किस प्रक्रिया से ले जाता है? तो जो हमारा खाना होता है, मान के चलिए फूड पाइप हम बनाए हैं। ठीक है, और ये फूड पाइप ऐसे होता है। ठीक है, फूड पाइप में ज्यादातर जो नॉर्मल चीज जानते हैं कि जब आप खाना खाते हैं तो ये जो होता है पेरिस्टालसिस मूवमेंट करता है, यानी कि ये जो होता है क्रमानुकुंचन प्रक्रिया करता है। ठीक है, और जब आप खाना खाते हैं तो खाना आपका ऐसे नीचे जाता है, मुंह से खाना नीचे जाता है पेट में। ठीक है, तो जिस प्रक्रिया से भोजन को आमाशय में ले जाता है उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं क्रमानुकुंचन प्रक्रिया। क्या बोलते हैं? क्रमानुकुंचन
कुंचन, जिसे हम पेरिस्टालसिस मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है, प्रक्रिया। ठीक है, तो जो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि मुंह का खाना पेट में कौन ले जाता है, तो भोजन नली या ग्रसिका ले जाता है। किस प्रक्रिया से ले जाता है, तो किस प्रक्रिया से ले जाता है, तो क्रमानुकुंचन प्रक्रिया के द्वारा ले जाता है। अब देखिए, अब यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा, क्या फूड पाइप में भोजन का पाचन होगा, तो स्पेशली पार्ट 1 में हम आपको बताए थे, पार्ट 1 का वीडियो में, कि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर कोई भी प्रकार का ग्रंथि नहीं पाया जाता है, और जब ग्रंथि नहीं पाया जाएगा तो इसके अंदर क्या लार बनेगा, नहीं बनेगा, सॉरी, इसके अंदर एंजाइम बनेगा, नहीं बनेगा एंजाइम, और जब एंजाइम नहीं बनेगा तो भोजन का पाचन कैसे होगा, भोजन का पाचन नहीं हो सकता है। समझ में आ गया बात, तो ये चीज आपको समझना है। तो भोजन नली में बात दो ही याद रखना है कि भोजन को मुंह से कहां ले जाता है, अमाशय में, और किस प्रक्रिया से, क्रमानुकुंचन प्रक्रिया से। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब भोजन कहाँ आ गया आपका, पेट में, तो पेट में है, तो अब तीसरा नंबर आहार नल का तीसरा अंग क्या कहलाएगा आपका, स्टोमक। अब स्टोमक क्या करता है, तो इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे स्टोमक अमाशय, तीसरा अंग कौन सा हो जाएगा आपका, अमाशय हो जाएगा। ठीक है, अमाशय। आहार नाल का तीसरा अंग कौन हो जाएगा आपका, अमाशय। इसी को हम जठर बोलते हैं, या इसी को हम उदर बोलते हैं, या इसको अंग्रेजी में हम स्टोमक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टोमक। ठीक है, ये सारा अंग होता है, एक ही चीज का नाम होता है। ठीक है, अब देखिए हिंदी है तो बायोलॉजी अगर आप हिंदी में पढ़ेंगे तो आपको सब नाम याद रखना होगा, अंग्रेजी में पढ़ रहे तो एक ही नाम इसके लिए काफी है। तो अंग्रेजी में थोड़ा सा टफ नहीं, लेकिन हिंदी में थोड़ा सा बायोलॉजी टफेस्ट हो जाता है, क्योंकि नाम थोड़ा अलग अलग होता है। बायोलॉजी को मिक्स लैंग्वेज में पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अब देखते हैं स्टोमक अमाशय के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो अमाशय के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले इसका आकार होता है जो जे आकृति का होता है। कैसा आकृति का होता है, जे, ऐसे। ठीक है, ये आपका अमाशय हो गया। ठीक है, और ये जो अमाशय होता है, ये अमाशय में एक फैक्ट अगर हम जानते हैं, तो जो आप खाना खाते हैं वो खाना सबसे अधिक समय तक आहार नाल के किस अंग में होता है, तो आहार नाल का किस अंग है, ये आपका ये अमाशय। तो जब आप खाना खाते हैं ना, तो वो खाना आपका पेट में, आपका अमाशय में सबसे ज्यादा समय तक रहता है। और कितना समय तक रहता है, 4 से 5 घंटा तक। आप जो खाना खाएंगे वो खाना आपके पेट में सबसे अधिक समय तक जाकर बैठे रहता है। और कितना घंटा तक बैठे रहता है, तो 4 से 5 घंटा तक। ठीक है, और जिसमें 4 से 5 घंटा तक बैठे रहेगा, जिसमें 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटा तक इसका पाचन नहीं होता है, जाकर बस ऐसे ही आराम करता है। 1 से 1.5 घंटा तक भोजन पेट में जाके क्या करता है, आराम करेगा। और जैसे ही 1.5 घंटा पूरा होगा, तब उसका दूसरा घंटा में उस भोजन का पेट में पाचन शुरू होने लगता है। ठीक है, ऐसा क्यों, आगे हम समझेंगे। ठीक है ना, तो अगर क्वेश्चन पूछा कि किस अंग में सबसे अधिक समय तक भोजन रहता है, तो पेट में कितना घंटे तक, 4 से 5 घंटा, जिसमें पाचन कितना देर तक नहीं होगा, तो 1 से 1.5 घंटा तक पाचन शुरू का नहीं होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं पेट के बारे में आगे का फैक्ट अगर हम जानते हैं, तो हमारा जो पेट होता है 3 भाग में होता है। पेट कितने भाग में होते हैं, तो पेट का 3 भाग होता है। कितना भाग, 3। ठीक है, और इस तीनों भाग का नाम अगर हम जानते हैं तो ऐसे होता है, एक सेकेंड, पेट कितने भाग में होते हैं, तो पेट आपका 3 भाग में होता है। ठीक है, मान के चलिए फूड पाइप है आपका पेट हो गया। ठीक है, तो पेट का जो 3 भाग होता है, 3 भाग में एक भाग होगा ऐसे, अगर मान के चलिए ये पेट हम बना दिया आपका। ठीक है, तो जो सबसे यहाँ का पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं कार्डियक। क्या बोलते हैं, कार्डियक। इसको हम बोलते हैं फंडस। और जो सबसे नीचे वाला होता है इसको हम बोलते हैं पाइलोरिक। ठीक है, आपका पेट कितने भाग में होता है, पेट 3 भाग में होता है, कार्डियक, फंडस, पाइलोरिक। ये कार्डियक जो होता है किससे जुड़ा होता है, तो यहाँ पे आपका आहार नाल है। क्या है, आहार नाल नहीं, ये ग्रसिका है, यानी भोजन नली। ये कौन सा है आपका, भोजन नली, जहां से भोजन आता है। तो कार्डियक किससे जुड़ा होता है, तो आपका ये भोजन नली से जुड़ा होता है, भोजन नली। और ये जो लास्ट वाला पार्ट है जिसको हम बोलते हैं पाइलोरिक, ये पाइलोरिक किससे जुड़ा होता है, तो यहाँ से देखिए आपका छोटी आंत चालू होता है। ठीक है, यहाँ से कौन चालू होता है, आपका छोटी आंत। ठीक है, तो ये किससे जुड़ा होता है, छोटी आंत से जुड़ा होता है, छोटी आंत से जुड़ा होता है। ठीक है ना, अब इसको हम कार्डियक क्यों कहते हैं, क्योंकि हृदय के पास से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो हृदय के पास से स्टार्ट होता है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम कार्डियक बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक जो हमारा पेट होता है, पेट का 3 पार्ट होता है, कार्डियक, दूसरा होता है फंडस, और तीसरा क्या होता है आपका पाइलोरिक होता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो ये कार्डियक, फंडस, पाइलोरिक में होता क्या है, तो अब एक बात करते हैं, तो जो हमारा जो पेट होता है, इस पेट में एक ग्रंथि होता है। ये हम आपको पार्ट 1 का वीडियो में बताए होंगे कि हमारा जो पेट होता है, इस पेट के अंदर एक ग्रंथि मिलेगा आपको। जैसे मान के चलिए ये आपका स्टोमक है, और इस स्टोमक में क्या होता है कि एक ग्रंथि मिलता है। क्या मिलेगा आपको, एक ग्रंथि होता है जिसे हम बोलते हैं जठर ग्रंथि। इसको क्या बोलते हैं हम, जठर ग्रंथि। तो पेट के अंदर कौन सी ग्रंथि होती है, जठर ग्रंथि होती है।
और ये जो जठर ग्रंथि होती है किसका निर्माण करता है, तो जठर ग्रंथि जो होता है जठर रस का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, जठर रस का निर्माण करता है। और ये जठर रस क्या होता है कि ये जठर रस जो होता है पेट में क्या होता है कि आप खाना खाने के 1.5 घंटा बाद बनता है। खाना खाने के 1 से 1.5 घंटा बाद बनता है, 1 से 1.5 घंटा बाद बनता है। इसी कारण तो जो खाना आप खाते हैं वो खाना पेट में 4 घंटा रहता है, लेकिन 1 से 1.5 घंटा तक उसका पाचन नहीं हो पाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि आप खाना खाएंगे तो पेट में जो खाना जाएगा उसका 1 से 1.5 घंटा बाद ये जठर रस बनेगा। क्या बनेगा, आपका जठर रस बनेगा। और यही जठर रस तो भोजन का पाचन कराएगा। और इसका बनने में समय कितना है, जब आपका खाना पेट में जाता है 1 से 1.5 घंटा बाद ये रस बनेगा, तब आपका भोजन का पाचन होगा। तो 2 घंटा ऐसे ही भोजन रहता है पेट में, 2 घंटा का बाद पाचन होता है पेट में भोजन का। ठीक है, तो सबसे अधिक समय तक भोजन कहाँ रहता है, आपका पेट में रहता है। अब ये जठर रस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जठर रस में 2 प्रकार के सेल होते हैं। अगर हम बात करते हैं जो जठर रस होता है, जठर रस में 2 प्रकार की कोशिका होती है। कितने प्रकार की कोशिका होती है, 2 प्रकार की सेल पाए जाते हैं, यानी कोशिका होती हैं। और इन दोनों सेल का नाम क्या होता है, एक का नाम होता है, इसको हम बोलते हैं ऑक्जेंटिक सेल, ऑक्जेंटिक या इसी को हम पाइराइटल भी बोलते हैं, पाइराइटल सेल। ठीक है, ऑक्जेंटिक सेल या तो पाइराइटल सेल यानी कोशिका होता है, और दूसरा जो होता है जिसे हम बोलते हैं मुख्य सेल यानी मुख्य कोशिका। ठीक है, ये 2 टाइप का सेल होता है आपका। और ये जो दोनों टाइप का सेल होता है इसका काम क्या होता है, ये जठर रस में दोनों प्रकार के सेल होते हैं। और ये दोनों सेल का काम क्या होता है, तो जो ऑक्जेंटिक या पाइराइटल कोशिका होती है, इस कोशिका से एक एसिड बनता है जिसका नाम होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जठर रस का कौन सा सेल में बनता है, तो ऑक्जेंटिक या पाइराइटल सेल में बनता है। ठीक है, और मुख्य सेल से क्या बनता है, तो इससे एंजाइम बनता है। क्या बनता है, एंजाइम। और उस एंजाइम का नाम क्या होता है, तो पहला एंजाइम का नाम होता है, इसको हम बोलते हैं पेप्सिनोजन एंजाइम। ठीक है, पेप्सिनोजन एंजाइम। और एक एंजाइम बनेगा जिसको हम बोलते हैं प्रोरेनिन एंजाइम। क्या बोलते हैं, प्रोरेनिन एंजाइम। ये 2 प्रकार का एंजाइम बनेगा। लेकिन ये दोनों एंजाइम जो बनेंगे, ये एंजाइम भोजन का तो पाचन कराएंगे। आप तो यहां से जान गए होंगे कि एंजाइम तो स्पेशली क्या कराएगा, भोजन का पाचन कराएगा। लेकिन ये एंजाइम जो होता है, ये एंजाइम इनएक्टिव होता है, यानी ये पाचन कराने की प्रक्रिया में नहीं होता है। इसे पाचन कराने के लिए एक्टिव करना पड़ता है। और कौन एक्टिव करेगा, तो HCl करेगा। कैसे करेगा, अभी हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जठर रस में 2 प्रकार की कोशिका, ऑक्जेंटिक और एक मुख्य सेल होता है। ऑक्जेंटिक कोशिका से क्या बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा। और एंजाइम मुख्य सेल से क्या बनेगा, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन एंजाइम बनेगा। अब इन सब का कार्य आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम हाइड्रोक्लोरिक का कार्य पढ़ेंगे। तो पहला हम लिखेंगे HCl का कार्य। HCl का कार्य क्या होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कार्य क्या होता है, तो सबसे पहले आप देखिए मुंह में जो आप खाना खा रहे थे उस खाना में अगर कीटाणु या बैक्टीरिया लगा होगा तो उसे मारने का काम लाइसोजाइम करता है। लेकिन अगर कोई बैक्टीरिया लाइसोजाइम से नहीं मर पाया है, ठीक है, लाइसोजाइम एंजाइम अगर जो बैक्टीरिया को नहीं मार पाएगा वो बैक्टीरिया आपका पेट में आएगा। और पेट में आएगा तो पेट में कौन सा बैठा हुआ रहेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बैठा हुआ रहता है। और यही अम्ल क्या करता है, बैक्टीरिया यानी जीवाणु को मार देता है। किसको मार देता है, जीवाणु को मारता है। ठीक है, तो जिस भोजन में बैक्टीरिया अगर लगा है और वो बैक्टीरिया मुंह से बच के पेट में आ गया है तो उस पेट में बैक्टीरिया का मारने का काम किसका होता है, HCl का होता है। पहला कार्य हो गया, ये हो गया पहला कार्य। दूसरा कार्य क्या होता है कि जो एंजाइम है आपका, ये पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन एंजाइम है, ये दोनों एंजाइम इनएक्टिव होता है। क्या होता है, इनएक्टिव, यानी पाचन कराने में सहायक नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो इसे एक्टिव करने का काम कौन करता है, तो आपका HCl करता है। ठीक है, कैसे, तो देखिए मान के चलिए पेप्सिनोजन एंजाइम है, पेप्सिनोजन एंजाइम यहाँ पर है। और ये एंजाइम क्या है, भोजन का पाचन करा सकता है, नहीं करा सकता। क्यों, क्योंकि यह इनएक्टिव है। क्या है, इनएक्टिव एंजाइम है और ये भोजन का पाचन नहीं करा पाएगा। इसे पाचन कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्टिव, यानी ये सोया हुआ एंजाइम है। ठीक है, इसे हमें जगाना होगा पाचन के लिए। तो यहाँ पे कौन आएगा, HCl। और HCl जैसे इसके पास आएगा तो ये एंजाइम एक्टिव होने का फॉर्म में हो जाएगा। और जैसे ये पेप्सिनोजन एक्टिव होता है तो किसमें बन जाता है, पेप्सिन में बन जाता है। किसमें बन जाता है, पेप्सिन। और ये पेप्सिन क्या हो गया, एक्टिव एंजाइम हो गया। कैसा होगा, एक्टिव। अब ये भोजन का क्या कराएगा, पाचन कराना शुरू कर देगा। ठीक है, अब देखते हैं प्रोरेनिन एंजाइम, ये भी इनएक्टिव एंजाइम होता है। दूसरा में देख लेते हैं प्रोरेनिन एंजाइम भी क्या एक प्रकार का इनएक्टिव है। कैसा है, इनएक्टिव एंजाइम है। और इस पे कौन आएगा आपका, HCl आएगा।
HCl जैसे इस पे बैठेगा तो ये इनएक्टिव से एक्टिव होगा, लेकिन एक्टिव के फॉर्म में ये कैसा हो जाएगा, रेनिन के फॉर्म में हो जाएगा। किसके रूप में हो जाएगा, रेनिन। और ये कैसा हो गया एंजाइम, एक्टिव एंजाइम हो गया, और ये भोजन का पाचन कराना शुरू करेगा। ठीक है, तो क्या भोजन का पाचन ये वाला एंजाइम कराएंगे या ये वाला एंजाइम कराएंगे, तो ऑफ कोर्स ये दोनों एंजाइम कराएंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों एक्टिव फॉर्म में हो गया, पहले ये क्या था, इनएक्टिव था। इनएक्टिव से एक्टिव कौन किया, इसे HCl किया है। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं कि पेट में जो पेप्सिन एंजाइम होता है और रेनिन एंजाइम होता है, ये दोनों किसका पाचन करवाता है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे पेप्सिन एंजाइम का कार्य। ठीक है, पेप्सिन एंजाइम हो गया, पेप्सिन का कार्य लिखते हैं, पेप्सिन एंजाइम का कार्य। ठीक है, पेप्सिन एंजाइम का अगर कार्य का अगर हम बात करते हैं तो इसका कार्य क्या होता है, तो देखिए आप खाना खा रहे थे मुंह में, तो मुंह में किसका पाचन हो रहा था, तो मुंह में कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो रहा था। ठीक है, और फिर अगर प्रोटीन आप खाए तो प्रोटीन मुंह में नहीं पचता, प्रोटीन कहाँ आता है, 3 प्रकार के भोजन खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और तीसरा फैट खाते हैं। तो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट मुंह में पचना शुरू हो गया था, लेकिन प्रोटीन और फैट मुंह में नहीं पचता, ये कहाँ आएगा आपका, पेट में। और पेट में जब आप प्रोटीन खाते हैं तो पेट में किसका पाचन होता है, प्रोटीन का। और ये पेट में जैसे ही प्रोटीन आया तो इस पे कौन सा एंजाइम आएगा, पेप्सिन। कौन सा एंजाइम आएगा, पेप्सिन एंजाइम आएगा। और पेप्सिन एंजाइम इस प्रोटीन को किस में बदल देता है, पेप्टॉन्स में बदल देता है। पेप्टॉन्स किस में बदल देता है, पेप्टॉन्स में। लेकिन ये प्रोटीन जो पेप्टॉन्स में बदला है ये भी आंशिक रूप से बदला, यानी ये भी 30% में ही बदला है। कितना परसेंट में बदला है, 30% में ही बदला है। जब ये पेप्टॉन्स अमीनो एसिड में जब तक नहीं टूटेगा जब तक प्रोटीन का पाचन नहीं होगा। तो पेट में किसका पाचन होता है, प्रोटीन का। क्या पूर्ण पाचन होता है, तो नहीं होता है। कितना परसेंट, 30%। कौन सा एंजाइम करता है, तो पेप्सिन एंजाइम करता है। ठीक है, अब ये प्रोटीन पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है, तो रेनिन क्यों है, तो रेनिन एंजाइम का कार्य क्या होता है, लिखेंगे रेनिन एंजाइम का कार्य। तो रेनिन एंजाइम क्या करता है, तो रेनिन एंजाइम क्या करता है कि जब आप दूध पीते हैं तो दूध में एक प्रोटीन होता है जिसे हम बोलते हैं कैसिन प्रोटीन। क्या बोलते हैं, कैसिन प्रोटीन। दूध में एक प्रोटीन होता है इसे हम क्या बोलते हैं, कैसिन प्रोटीन। और इस जब आप दूध पीते हैं या कोई बच्चा दूध पीता है तो उस दूध से क्या मिलता है, उस बच्चा को कैसिन प्रोटीन मिलता है। और जब आप कैसिन प्रोटीन खाते हैं, यानी कैसिन प्रोटीन आपके शरीर के अंदर जाता है पेट में, तो कैसिन प्रोटीन जैसे ही पेट में जाता है तो इस पर कौन सा एंजाइम आके बैठेगा, रेनिन। और रेनिन एंजाइम इस कैसिन प्रोटीन को पारा कैसिन में बदल देता है। किसमें बदल देता है, पारा कैसिन में। और जैसे ही एक कैसिन प्रोटीन पारा कैसिन में बदला तो फिर इस पे कौन सा एंजाइम आ जाता है, पेप्सिन। कौन आके बैठेगा फिर, पेप्सिन। और ये पेप्सिन इस पारा कैसिन को किसमें बदल देता है, पेप्टॉन्स में। किसमें बदल देता है, पेप्टॉन्स, पेप्टॉन्स। ठीक है, पेप्टॉन्स में बदल देता है। ठीक है ना, तो यहां तक आपको क्लियर होगा कि जब आप दूध पीते हैं तो दूध में कौन सा प्रोटीन होता है, कैसिन। और ये कैसिन प्रोटीन पर रेनिन एंजाइम आके पारा कैसिन में बदल देगा, यानी दूध जो फट जाता है। आप छोटा बच्चा को देखते होंगे जब वो दूध पीता है और जब वो उल्टी करेगा तो उसका दूध फटा फटा आने लगता है। क्यों, क्योंकि जब वो दूध पिया तो कैसिन प्रोटीन मिला, उसके पेट में गया प्रोटीन, इस पर रेनिन एंजाइम आ गया और रेनिन एंजाइम उसको तोड़ देता है किसमें, पारा कैसिन, यानी दूध को फाड़ दिया। और वो पारा कैसिन जब तक पेप्सिन में, ये पेप्टॉन्स में नहीं बदलेगा तब तक उसका पाचन नहीं होगा। तो जो बच्चा दूध का उल्टी करता है वो क्या करता है, ये पारा कैसिन को कर देता है। ठीक है, यहां तक हो गया होगा क्लियर आपको सब लोग को। अब ये प्रोटीन का कार्य हो गया। ये कौन सा एंजाइम, रेनिन एंजाइम किसका पाचन करता है, पेप्सिन एंजाइम किसका पाचन करता है, स्पेशली प्रोटीन का करता है। ठीक है, और प्रोटीन का पाचन आहार नल के किस अंग में होता है, तो पेट में होता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद देखा जाए तो छोटे बच्चों में रेनिन एंजाइम का मात्रा क्या होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि वो दूध ही पीते हैं तो उनमें रेनिन का मात्रा ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट में अगर देखते हैं, दो नोट में अगर स्टार डाल के लिखते हैं, जो आप मुंह में खाना खाते हैं मुख में, तो मुख में जो भोजन का मिश्रण होता है, भोजन का मिश्रण, ठीक है, मिक्सर। तो मुख में जो भोजन का मिश्रण होता है इसे क्या बोला जाता है। आप खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट खाते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट खाते हैं। इन तीनों को जब आप मुंह में मिक्स करते हैं तो इस भोजन को क्या बोला जाता है, बोलस। क्या कहा जाता है, बोलस। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि मुंह में मिश्रित भोजन को क्या कहा जाता है, बोलस। और वही भोजन आपका पेट में आ गया। कहाँ आ गया है, पेट, यानी आमाशय में। तो आमाशय में मिश्रित भोजन को क्या कहा जाता है, आमाशय में मिश्रित भोजन को क्या बोला जाता है, तो इससे बोला जाता है काइम। क्या बोला जाता है, काइम। अगर आपसे क्वेश्चन करें कि बोलस में
किस भोजन का कितना पाचन हो गया। तो आपको बताया था कि मुंह में कार्बोहाइड्रेट आंशिक रूप से पचा हुआ था, बाकी ये दोनों पचा नहीं था। लेकिन जैसे ही काइम आएगा तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का आंशिक पाचन हो रखा है, लेकिन ये फैट का पाचन नहीं हो पाया है। तो काइम में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन आधा पचा, लेकिन फैट अभी तक नहीं पचा है, ठीक है। तो काइम किसको बोलते हैं, जो भोजन पेट में मिक्स होता है, और जो भोजन मुंह में मिक्स होता है उसे हम बोलते हैं बोलस। अब अगर एक लास्ट पॉइंट अगर हम देखें पेट के बारे में, तो आप HCl के बारे में एक नोट करके लिख सकते हैं कि जो HCl होता है ये काफी खतरनाक एसिड होता है। यह एक ऐसा एसिड होता है जब ये हमारे हाथ पे या कहीं शरीर के अंग पे गिरेगा तो यह अंग को गला के नीचे गिरा सकता है, ठीक है। और इतना खतरनाक एसिड हमारा कहाँ है, पेट में है। तो आप इतना कर सकते हैं कि तो पेट को क्यों नहीं गला सकता है, पेट को तो ऐसे ही गला दे सकता था, तो पेट को क्यों नहीं गला पाता है। तो यहाँ एक रीजन क्या है कि जैसे देखिए मान के चलिए हमारे ये आमाशय है, ठीक है, और इस आमाशय में क्या होता है कि एक झिल्ली लगा होता है, ठीक है, ठीक है, एक परत लगा होता है जिसे बोलते हैं श्लेष्मा परत। क्या बोलते हैं, श्लेष्मा परत बोलते हैं, ठीक है। और ये श्लेष्मा परत जो होता है ये क्षारीय प्रकृति का होता है। कैसा प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का, ठीक है। अब ये क्षारीय प्रकृति का होता है, और यहाँ पेट में क्या होता है आपका HCl, और HCl कैसा प्रकृति का है, अम्लीय प्रकृति का है। अब एक बात बताइए, पेट के परत है श्लेष्मा परत क्षारीय है, और ये HCl क्या है, अम्लीय है। तो जब अम्ल और क्षार मिलता है, आप एक बात पॉइंट जानते होंगे कि जब अम्ल और क्षार जब मिलता है तो विलयन कैसा हो जाता है, उदासीन हो जाता है। और जब उदासीन यानी न्यूट्रल हो जाता है तो उस चीज का कोई भी फिर वैल्यू नहीं हो पाता है, ठीक है। तो जो HCl अम्लीय है, श्लेष्मा परत क्षारीय है, जब ये दोनों मिलेगा तो इससे कोई भी प्रकार का जो दिक्कत होता है पेट को, ये कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। तो HCl क्वेश्चन पूछता है कि पेट को HCl से कौन सा परत बचाती है, तो कौन सा परत बचाएगी, श्लेष्मा परत। क्यों, क्योंकि एक ऐसा प्रकृति का होता है क्षारीय, HCl कैसा होता है अम्लीय, और ये दोनों मिलकर क्या बना देते हैं, उदासीन बना देते हैं, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। और एक पॉइंट अगर हम देखें तो ये हमारा मान के चलिए पेट है, पेट का कितने भाग होते हैं, 3, कार्डियक, फंडस, ये हो गया कार्डियक, ये हो गया फंडस, ये हो गया पाइलोरिक। इसके अंदर होता है HCl, और इसके अंदर एक कांटा जैसा ऐसा संरचना मिलेगा। कैसा मिलेगा, कांटा जैसा संरचना, और इस कांटे जैसे संरचना को हम बोलते हैं रुचि। क्या बोलते हैं, रुचि। और यहाँ पे होता है ग्रंथि, जिसको हम बोलते हैं जठर ग्रंथि। क्या बोलते हैं इसको हम, जठर ग्रंथि। अब जो आप खाना खाए हैं, ये खाना यहाँ आकर कैसा हो जाता है, अम्लीय हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, HCl है। तो क्वेश्चन पूछता है कि पेट में कैसा भोजन होता है, तो पेट में अम्लीय टाइप का भोजन होता है, ठीक है। और जब आप मान के चले किसी भी प्रकार का खीर वगैरह या कितना भी मीठा चीज खा ले, और जब आप उल्टी करते हैं तो उल्टी जब आप करते हैं तो आपका देखिएगा पूरा नाक मुंह जलने लगता है। क्यों, क्योंकि वो भोजन पेट में आया, और पेट में आकर वो अम्लीय बन गया, और अम्लीय आपका नाक मुंह हर एक चीज को जला सकता है, ठीक है। तो जब आप उल्टी करते हैं तो ये क्या करते हैं, भोजन को क्या मिल जाता है, HCl मिल जाता है, जिससे हमारा नाक मुंह जलने लगता है। तो आप खाना खाएं, खाना कार्डियक से फिर कहाँ आएगा, इसमें आएगा, रुचि यानी फंडस में आएगा, ठीक है। और फंडस में ही 1 से 1.5 घंटा तक भोजन आराम करता है, ठीक है। और ये रुचि में जब आप खाना खाते हैं तो आप कभी कभी देखते हैं खाना नहीं खाए रहते तो आपका पेट वगैरह गड़ने लगता है। ऐसा क्यों, क्योंकि रुचि जो होता है कांटे नुमा संरचना होता है, और यही गड़ना शुरू कर देता है कब, जब आपके अंदर भोजन का कमी होता है पेट में, तब, ठीक है। तो आप जब उल्टी करते हैं तो कार्डियक और फंडस में जो भोजन होता है, इसी भोजन को आप बाहर निकालते हैं। अगर ये भोजन यहाँ पर पहुंच गया पाइलोरिक में, तो यहाँ से फिर भोजन का उल्टी आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। और ये काम होता है आपका भोजन का, यानी HCl यहाँ हो गया, पेट में भोजन अम्लीय होता है, रुचि में 1 से 1.5 घंटा, नहीं पाइलोरिक में इसी में भोजन आकर फंसता है 1 से 1.5 घंटा, और फिर जब इसमें आता है तो भोजन का पाचन शुरू हो जाता है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको यहाँ तक का पार्ट आपको समझ में आया होगा, पेट तक। कल हम पढ़ेंगे छोटी आंत क्या होता है, छोटी आंत में भोजन का कैसे पाचन होता है, फिर पढ़ेंगे बड़ी आंत, और उसके बाद फिर क्या पढ़ लेंगे, एनएस के बारे में पढ़ के फिर ये आपका फिनिश हो जाएगा चैप्टर। यानी एक वीडियो में और आपका ये चैप्टर बचा हुआ है, ठीक है। तब तक के लिए इतना क्लास कीजिए, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।